बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू आल स्टूडेंट। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का 9th क्लास के लिए वो देखना है, डिस्कस करना है। उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते हैं वो हमने देखने हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में से तकरीबन 3 शॉर्ट आ रहे हैं बोर्ड में, तो हमने इसको देखना है अच्छे से कि इसमें कौन से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, सिस्टम असल में कहते हैं हर उस चीज़ को जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, अंडर स्टडी होती है, जिसको आप पढ़ रहे होते हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, वो होती है सिस्टम। और उसके अलावा जो भी चीज़ उसके इर्द गिर्द पाई जाती है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ना सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है बल्कि इसके साथ आपने इसकी एग्जांपल भी करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो तो वाटर आपका क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम होगा। और वाटर के अलावा जो इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, यानी बीकर है या उसके इर्द गिर्द हवा है, एयर है, वो सारी सराउंडिंग होंगी चीज़ें। तो ना सिर्फ डेफिनेशन बल्कि एग्जाम्पल भी इसमें लाजमी करें आप। सेकेंड नंबर पे सवाल आता है व्हाट इज़ मीन बाय एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स से क्या मुराद होती है? एनर्जेटिक्स असल में ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है किसको? एनर्जी चेंजेस को। ठीक है, एनर्जी में आने वाले चेंजेस को डिस्कस किया जाता है एनर्जेटिक्स की ब्रांच के अंदर। थर्ड नंबर पे हमारा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो याद रखिएगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं रिएक्शंस जिनमें हरारत खारिज होती है, रिलीज हीट एनर्जी। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हरारत एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना? तो इन दोनों में आपने एक एक लाइन का डिफरेंस कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आ सकता है बोर्ड के अंदर। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं डिफाइन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये भी असल में स्टडी का नाम है हीट एंड एनर्जी चेंजेस को जो डिस्कस करता है, जिसमें हरारत में आने वाले चेंज को और एनर्जी में आने वाले चेंज को क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और वो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो फिर इनमें जो हरारत में चेंज आता है या फिर आपके पास एनर्जी में चेंज आता है तो उसको थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया जाता है। ये असल में एनर्जेटिक्स के साथ मिलता जुलता ही टॉपिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हु यूज द वर्ड एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने पहली मरतबा एनर्जी का वर्ड यूज़ किया था? ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में। तो वर्ड जो है पहली बार जो यूज़ किया एनर्जी का वो था थॉमस यंग। ठीक है, तो ये आपने इसका नाम भी याद रख लेना है। फिर आगे चलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में क्या डिफरेंस है? केमिकल एनर्जी असल में स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी का नाम है जो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होती है। और हीट एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर। और जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो ट्रांसफर होती है हरारत एनर्जी, तो उसे आप कहते हो हीट या हरारत। ठीक है ना? केमिकल एनर्जी क्या है? स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का बहाव या एनर्जी का बहना जो है वो हरारत कहलाता है, हीट कहलाता है, हीट एनर्जी कहलाता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी चेंज एंड इंथैल्पी। इंथैल्पी चेंज और इंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम जो है ये कहलाता है इंथैल्पी, और हीट चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन ये कहलाता है इंथैल्पी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन इंथैल्पी एंड राइट इट्स यूनिट्स। इंथैल्पी असल में हीट कंटेंट होता है ऑफ अ सिस्टम, और इसका जो यूनिट होता है, अगर आप देखें इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है जाउल से या किलो जाउल से। ठीक है, तो ये आपने यूनिट भी याद रखना है। बड़े आसान सवाल हैं, बहुत इजी सवाल है, तो आपने एक एक बार इनको देख लेना है। इस तरीके से ये बोर्ड में आ सकते हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको ज़रा डिफाइन करें यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द हीट चेंज व्हेन अ रिएक्शन अकर्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। वो कहता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन असल में है हरारत में आने वाला चेंज जब सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ली जाए, यानी आप जो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो, वो सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई इज ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड। याद रखिएगा, जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि बॉन्ड को क्या किया जा सके, तोड़ा जा सके। तो इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगला सवाल है व्हाट इज हीट कंटेंट। दोबारा से इंथैल्पी की डेफिनेशन आ गई है, तो यहाँ फिर इंथैल्पी करके सवाल आ सकता है या हीट कंटेंट करके सवाल आ सकता है। तो दोनों तरह से ये सवाल आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंबस्शन विद एग्जाम्पल।
जो कंबस्शन है उसे आप डिफाइन करें एक मिसाल के साथ। तो कंबस्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच आ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिलीज हीट। कंबस्शन असल में वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ जलती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और हरारत खारिज करती है। मिसाल के तौर पे बर्निंग ऑफ मीथेन। अब 13 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। आप कोई भी एक रिएक्शन लें, या यहाँ पे उसने दे दिया हाइड्रोजन और आयोडीन, इनको मिला के हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, आप इसके लिए जो एनर्जी में चेंज है उसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैसे किया जा सकता है, एंथैल्पी चेंज इज कैलकुलेटेड, तो इस तरीके से किया जा सकता है कि जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपने एनर्जी आपको दी गई है उसमें से माइनस कर दें किसको, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो है एनर्जी वहाँ से रिलीज हुई है। तो दोनों की वैल्यूज को आप पुट करें तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल दें। तो यहाँ पे वो कहता है बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, लाइक नेचुरल गैस फॉर कुकिंग। तो ये आपके पास बर्निंग ऑफ फ्यूल असल में एग्जांपल है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा से कहा जा रहा है कि एक एनर्जी में आने वाला जो रिएक्शन है, चेंज ऑफ रिएक्शन है, और उसको आप डिस्कस कर रहे हैं, यानी कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ लिक्विड वाटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर जब बनता है तो उसमें एनर्जी का कितना चेंज आता है। तो सेम वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है जो यहाँ पे हमने देखा था कि आपने जो बॉन्ड ब्रेक के दौरान जो एनर्जी है उसको माइनस कर देना है, किसमें से, बॉन्ड फॉर्मेशन में से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे जो टोटल आंसर आया है इसका वो आया है -286। तो आप इसको किताब से भी जो है वो कंफर्म कर सकते हो। यानी इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, यानी आपको ये भी कहा जा सकता है कि ये वाली एग्जांपल है तो इसके लिए आप एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करो। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर। डिफाइन एक्साइटेड मॉलिक्यूल। एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो हायर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, वो होते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी असल में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो चाहिए होती है किसी भी रिएक्टेंट को, रिक्वायर्ड होती है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट है, हाउ डज कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट ऐसा क्या करते हैं कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन को ज़्यादा कर देते हैं। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट असल में एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। आगे डिफाइन कैटलिस्ट विद एग्जाम्पल। जो कैटलिस्ट होता है उसकी मिसाल दें। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट असल में वो चीज़ होती है जो कि एक कोई भी जो रिएक्शन होता है, रेट होता है, उसको बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे कि आयरन इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में आयरन जो है वो एग्जाम्पल है। ड्रॉ एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन विद एंड विदाउट कैटलिस्ट। आप हमें एक डायग्राम बना के देंगे जिसके अंदर जो है, डायग्राम भी क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में है, अगर आप देखें तो वो कहते हैं एक ऐसी डायग्राम बनाए जिसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और एक ऐसी डायग्राम बनाए जिसमें कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो डायग्राम है जिसमें कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, जबकि दूसरे वाले डायग्राम में जिसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा फर्स्ट वन में, और सेकंड वन एग्जांपल में कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट इज़ रोल ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। ये असल में एनर्जी की एक शक्ल है जो बॉडी में स्टोर होती है और रिलीज होती है, करती है ग्लूकोज को व्हेन नीडेड, जब हमें ज़रूरत होती है। डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन असल में वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर हो रही है, ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन नहीं है जिसके अंदर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको एथेनॉल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और एनर्जी मिल रही है। वहां पे आपको क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड। लिपिड का क्या रोल है। याद रखिएगा लिपिड स्टोर एनर्जी, ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन्स को और प्रोवाइड इंसुलेशन इन द बॉडी। ये असल में हीट को लेकर इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है।
तो वो कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। असल में ग्लूकोज को तोड़ने का जो अमल है उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट तरह के पाइरुवेट उसने क्या कि मिलते हैं आपको, इसके अलावा प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और आपको एटीपी यानी एनर्जी की फॉर्म भी मिलती है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सारे सवाल बड़े अहम है चैप्टर नंबर 5 में से, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में 3 शॉर्ट आ रहे हैं बोर्ड में, तो आपने इसको इंटरनली तौर पे भी तैयार करना है।